Hello everyone and welcome back to the good stuff. We are continuing our lecture series on class 12th physics and आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, फिज़िक्स में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं एंड वन ऑफ देम इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि हमारे कोर्स में भी है क्लास 12th में। ये चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स नाम से है, लेकिन हम लोग इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही बोलने वाले हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, ये जो वर्ड है क्वांटा, इस पे थोड़ा हाईलाइट करेंगे अपन। क्वांटा का मीनिंग होता है सबसे छोटा चंक, यानी सबसे छोटा हिस्सा किसी भी चीज़ का। ठीक है, क्वांटा से ही निकला हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स और जो दूसरी चीज़ें हैं वो सब क्वांटा वर्ड से ही निकली हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी इसी से रिलेटेड है कुछ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कहता है कि हमारे पास कोई भी जो बॉडी है उसमें जितना भी टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वो क्या होगा, किसी भी एक बॉडी के जो भी चार्ज है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा किस चीज़ का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। यानी किसी भी बॉडी में कोई चार्ज है वो फ्रैक्शन में नहीं होगा कभी भी। वो क्या होगा, हम एक इंटीजर लेंगे, सपोज 10 है, तो हम कितना चार्ज होगा वो बॉडी में 10e। ई क्या होता है हमारा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बॉडी में चार्ज कितना हो सकता है, 10e हो सकता है, 100e हो सकता है, लेकिन 0.5e कभी भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का आधा चार्ज कभी भी किसी भी बॉडी में नहीं हो सकता है। इसको हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे हम इसे, Q इज इक्वल्स टू NE, वेयर N इज़ अ इंटीजर, N इज़ एन इंटीजर। अच्छा, E हमारा क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अच्छा, ये है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक चीज़ आती है, जब आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं क्वार्क्स नाम के। क्वार्क्स में जो चार्ज होता है दैट इज़ 1/3 टाइम्स द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो ब्रेक हो गया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब हमने थ्योरी बनाई थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन से छोटे भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनमें चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी कम होता है। लेकिन जब हमने क्वार्क्स डिस्कवर किए तो हमें पता चला कि ऐसी क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने क्या किया, फिर हमारे पास दो ऑप्शंस थे बेसिकली। हम क्या कर सकते थे कि हम अपनी जितनी भी पूरी फिजिक्स लिखी है वो पूरी चेंज कर देते। हम क्वार्क्स के चार्ज को 1 बोलते और इलेक्ट्रॉन का चार्ज उस केस में हमारा 3 हो जाता। लेकिन इससे बेटर केस हमारे पास एक ये था कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1 ही रहने दें और जो क्वार्क्स का चार्ज है उसको 1/3 बोलते हैं। हमें पता है कि जो चार्ज है वो अभी भी क्वांटाइज्ड ही है, बस अंतर रहता है कि वो चार्ज जो है वो और ज़्यादा छोटे चंक्स में क्वांटाइज्ड हो रहा है। तो ये है हमारा क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, देन नेक्स्ट अप हमारा जो फर्स्ट मेजर टॉपिक आता है दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स, तो ये हमारा कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि हमारे पास जो कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसमें जो भी हमारी क्या होगी, फोर्स होगी। कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, वो क्या होती है, एक्चुअली इज इक्वल्स टू नहीं आएगा यहाँ पे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस ऑन द बॉडी Q1 Q2। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर्ड बिटवीन देम। ठीक है, आपने ये चीज़ कहीं देखी सी लग रही होगी आप लोगों को शायद। ऐसा क्यों, बिकॉज हम इससे सिमिलर टॉपिक 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वहाँ पे भी हमारे पास क्या था कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो क्या होती थी, प्रोपोर्शनल होती थी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, उन दोनों बॉडीज़ के मास के प्रोडक्ट के, है ना। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी उनके बीच के डिस्टेंस स्क्वायर के। अच्छा, ये जो डिस्टेंस स्क्वायर है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये एक बहुत कॉमन थीम होता है फिजिक्स में। जो इन्वर्स स्क्वायर लॉज हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सल होते हैं एंड इनके पीछे जो रीज़न है, आप काफ़ी इंट्यूटिव रीज़न होता है। आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि जो इन्वर्स स्क्वायर लॉज हैं वो इस टाइप से क्यों बिहेव करते हैं सब। सो बेसिकली ये हम तब देखने वाले हैं। बट यहाँ अगर हम अपने डेरिवेशन को आगे बढ़ाएं, सो बेसिकली आप लोगों को पता है कि जब भी हमारे पास, अगर हमारी इक्वेशन है उसमें हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी में रहती हैं चीज़ें, तो हमें उसको इक्वल्स टू में लाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट ऐड करना होता है ना। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसे हम K बोलते हैं एंड देन हमारा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर यही रहेगा। ये होती है हमारी क्या, कूलम्स फोर्स। ठीक है, कूलम्स फोर्स ये हमें क्या बताती है कि दो चार्ज्ड बॉडीज़ के बीच में कितना अट्रैक्शन या रिपल्शन रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K, इसकी जो यूनिट है वो डिपेंड करती हैं दो चीज़ों पे। पहली चीज़ क्या कि हमने जो मीडियम लेके रखा है वो कौन सा है। ठीक है, मीडियम हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एयर या वैक्यूम की बात कर सकते हैं
एंड सेकेंडली हमारे पास होते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, जैसे सपोज मैंने अगर पानी लिया एंड पानी में मैंने नमक घोल दिया एंड मैं उसके अंदर दो चार्जेस को रखा हूँ, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स या जो मेरे पार्टिकल्स हैं, चार्ज स्फीयर्स, चार्ज बॉल्स, जो भी आप चाहो ले सकते हो। तो उन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो एयर या वैक्यूम के मुकाबले अलग होगा, स्लाइटली डिफरेंट रहेगा वो फोर्स। क्यों? क्योंकि जो मीडियम है वो मीडियम पे डिपेंड करती है ये चीज़। ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, आप एयर ले लो, वैक्यूम ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवेरिएंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज़। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है। अच्छा, किस टाइप से डिपेंड करती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एयर या वैक्यूम की बात करें, एयर या वैक्यूम, तो इस केस में हमारी के की वैल्यू हम पहली चीज़ इसको दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। पहला हमारे पास सीजीएस सिस्टम होता है, दूसरा एसआई सिस्टम होता है। मोस्टली हम हर जगह फिजिक्स में एसआई सिस्टम ही यूज़ करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे सीजीएस सिस्टम कई बार यूज़ करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि जब हायर लेवल पर आप कैलकुलेशंस करते हैं तो एसआई सिस्टम की जो यूनिट्स हैं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं रहती हैं। उस केस में सीजीएस सिस्टम की जो यूनिट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है फॉर कैलकुलेशन पर्पजेज़ ओनली। सो हम सीजीएस और एसआई दोनों सिस्टम में देखेंगे हमारी वैल्यूज़ क्या होती हैं। एयर या वैक्यूम में के की वैल्यू हमारी होती है सीजीएस सिस्टम में 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू होती है एयर या वैक्यूम में 1, एंड एसआई जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो वर्ड है आपका एप्सिलॉन नॉट, ये एक ग्रीक लेटर है, 5th लेटर होता है ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में, एप्सिलॉन नॉट। ये एक्चुअली क्या डिफाइन करता है एप्सिलॉन नॉट? हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है ये? अब ये मैं शायद यहाँ पे एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा डीप और इंट्रिंसिक टॉपिक है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट वे में से डिफाइन किया जाता है, बट स्टिल आप लोगों के लिए मायने भी नहीं रखता, क्योंकि ये सिर्फ एक कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 × 10⁹ अच्छा, ये इसकी वैल्यू है। सो बेसिकली ये है हमारा क्या, के कांस्टेंट एयर या वैक्यूम में। अच्छा, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में यहाँ सिर्फ एक चीज़ हो जाती है, हम यहाँ एक स्मॉल के और ऐड कर देते हैं। सीजीएस सिस्टम में 1/k हो जाता है, एयर या वैक्यूम से हटा देता हूँ मैं से, और यहाँ पे भी एक के ऐड हो जाता है, बस और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग यूजुअली यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, के इज़ इक्वल्स टू कैपिटल के है ये स्मॉल के है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडिया लेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है हमारी जो दो बॉडीज़ हैं वो एयर या वैक्यूम में ना हो। अगर वो रही भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, के की वैल्यू उस केस में 1 हो जाएगी, लेकिन अगर है तो उस केस में हमारा आंसर जो है वो जनरलाइज्ड होना चाहिए। तो हम के को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमारे पास क्या है फॉर्मूला, फोर्स इन कूलम्स फोर्स इज इक्वल्स टू K/Q1 Q2 ओवर r²। ठीक है, तो अगर मैं क्या लूँ, Fm, ठीक है। Fa क्या है हमारी कूलम्स फोर्स इन एयर, एंड Fm क्या है हमारी कूलम्स फोर्स इन अ मीडियम। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम ले तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये होता है के इक्वल। क्यों? आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों फार्मूले अगर हम देखें तो यहाँ पे के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ फार्मूला, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r²। यहाँ के भी लगा सकते हैं हम अगर मीडियम की बात कर रहे हैं तो, है ना। मीडियम के केस में हमारे पास यहाँ के रहेगा, लेकिन एयर या वैक्यूम के केस में हमारे पास यहाँ के नहीं रहने वाला है। ठीक है, एंड जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे वहाँ पे तो हमारे पास सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड सिर्फ के बचने वाला है। ठीक है, तो के को हम क्या मान सकते हैं एक तरीके से, इट इज़ अ रेशो। किस चीज़ का रेशो? कूलम्स फोर्स इन एयर एंड कूलम्स फोर्स इन अ मीडियम। इन दोनों के बीच का जो रेशो है उसे हम क्या बोलते हैं, के। ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अच्छा, हमारे पास कुछ केसेस हो सकते हैं इसमें, जैसे अगर Q1 Q2 आप जानते हैं कि जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी के केस में हमारे पास मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव मास जैसी कोई चीज़ नहीं होती फिजिक्स में। लोग क्लेम करते हैं नेगेटिव मास नेगेटिव एनर्जी, जहाँ पे भी आपको ये देखा आप इतना समझ जाइए कि आप फिजिक्स से डील नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स में नेगेटिव मास और नेगेटिव एनर्जी नहीं होती एक्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो भी 0 पॉइंट पे डिपेंड करती है। हम जब टॉपिक आएगा तब हम इस बारे में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। बट कूलम्स फोर्स में हमारे पास जो Q1 और Q2 हैं, चार्जेस जो हैं हमारे, ये दो टाइप्स के होते हैं, दो फ्लेवर्स होते हैं इनके, कह सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, है ना। अच्छा, अगर क्या होगा मेरे पास कि Q1 टाइम्स Q2 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी हमारी क्या है, फोर्स पॉजिटिव है, फोर्स जो है हमारी दैट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, इस केस में हमारी जो फोर्स होगी वो क्या होगी, रिपल्सिव इन नेचर होगी।
फोर्स हमारी क्या होगी, रिपल्सिव इन नेचर। आप खुद सोच के देखिए, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्यों होता होगा ऐसा? लाइक चार्जेस कौन से होते हैं? अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये लाइक चार्जेस हैं, या दो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये भी लाइक चार्जेस हैं, है ना। अच्छा, अगर मेरे पास Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है, मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का प्रोडक्ट लूँगा तो वो भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, और पॉजिटिव होगा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर हमारे पास दो नेगेटिव चार्जेस हैं एंड हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। तो उस केस में भी हमारी जो फोर्स है वो क्या होगी, रिपल्सिव होगी। तो हम यहाँ जब बोल रहे हैं कि फोर्स अगर पॉजिटिव है हमारी, तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं, जो चार्जेस हैं, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा क्या है Q1 Q2 इज़ लेस देन 0, है ना, यानी अगर हमारी जो फोर्स है दैट इज़ नेगेटिव, ठीक है। अगर हमारी जो फोर्स है वो नेगेटिव है तो हमारा जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। कैसे? हमारे जो चार्जेस हैं वो ऑपोजिट टाइप के होंगे, एक प्लस माइनस होगा या एक माइनस प्लस होगा, ठीक है। क्योंकि दो ही केसेस हैं जब हमको एक नेगेटिव नंबर मिल सकता है दो नंबर्स के प्रोडक्ट में, दोनों में से किसी ना किसी एक को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए सिर्फ एक नेगेटिव हो सकता है, और एक नेगेटिव है तो ऑब्वियसली दूसरा पॉजिटिव, दोनों ऑपोजिट इन नेचर हैं तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। यही है हमारा क्या, कूलम्स लॉ। इसके आगे हम देखेंगे कि हमारे कूलम्स लॉ के लिमिटेशन क्या है। तो चलते हैं हम कूलम्स लॉ के लिमिटेशन की तरफ। तो हमारे पास दो लिमिटेशंस होते हैं हमारे कूलम्स फोर्स के, ठीक है। पहला लिमिटेशन क्या होता है कि हम जैसे फिज़िक्स की कोई भी थ्योरी है हमारे पास, तो हमने उसमें कुछ अजम्पशंस करते हैं, ठीक है। कोई भी थ्योरी हो, आपकी कितनी भी वेल बिहेव्ड थ्योरी क्यों ना हो, आपके कुछ ना कुछ अजम्पशंस जाते ही हैं उस थ्योरी के पीछे। तो कूलम्स लॉ के पीछे जो अजम्पशंस हैं उनमें से एक क्या है कि हमारे जो भी चार्ज्ड बॉडी है वो क्या है, एक पॉइंट पार्टिकल है, ठीक है। यानी हम जो बॉडी में चार्ज ले रहे हैं वो सिर्फ पूरा का पूरा एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। चार्ज जो है वो सरफेस या वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। अगर हमें उस केस के लिए जाना है तो फिर हमें मैक्सवेल्स इक्वेशंस लगती हैं। कूलम्स लॉ हमारा उन चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। एंड सेकेंड जो हमारे पास लिमिटेशंस है हमारा कूलम्स लॉ का, दैट इज़ कि हमारा जो कूलम्स लॉ है वो फर्मी डिस्टेंस पे काम नहीं करता है। फर्मी डिस्टेंस क्या होता है, जब हमारे पास जो दोनों बॉडीज़ हैं, दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, वो 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा क्लोज हो, है ना, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हो अगर हमारे चार्जेस, तो भी हमारा जो कूलम्स लॉ है वो हमें गलत आंसर देगा, ठीक है। तो ये हमारे लिमिटेशंस होते हैं कूलम्स लॉ के, बट स्टिल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम कूलम्स लॉ को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी पावरफुल टूल भी है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी कायदे से देखा जाए तो वो भी क्या है, सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन है, लेकिन उसकी मदद से हम लोगों ने ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स भेजी हैं। बहुत पावरफुल टूल था वो हमारे लिए। जब तक हम यूनिवर्स को एज अ होल कंसिडर नहीं करते तब तक हम लोगों को जनरल रिलेटिविटी का कोई यूजेज नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, आपके जितने भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड पर्पसेस रहेंगे उनमें कूलम्स लॉ बहुत अच्छी तरीके से आपके सिस्टम को डिस्क्राइब कर पाएगा। हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों के फार्मूले आपने देखे हुए हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर से फार्मूले हैं, ना। हमारे पास क्या है, जो हमारे न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमारी जो भी क्वांटिटी है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में मास हो गया एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्ज हो गया, उनका क्या, दोनों चार्जेस या दोनों बॉडीज़ का जो मास है वो प्रोडक्ट में है। एंड इन्वर्स में हमारे क्या है, डिस्टेंस स्क्वायर्ड है ना। एंड सामने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा हुआ है। ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, इसके पीछे कुछ बहुत ज़्यादा डीप और इंट्रिंसिक रीजंस होते हैं, बट स्टिल हमें सिर्फ उनकी सिमिलैरिटीज़ देखनी है। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी हमारे पास क्या, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, है ना। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि हमारी जो भी फोर्स अप्लाई हो रही है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बॉडी लें, ठीक है, ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी अर्थ हो सकती है, क्या हो सकता है, हमारा मून हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल ले रहे हैं हम, लेकिन यही सेम चीज़ हमारे चार्जेस के केस में भी होल्ड करेगी, ठीक है। तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है ना, वो अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर के बीच में अप्लाई हो रही है, ठीक है। जो फोर्स है हमारी वो यहाँ इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, ठीक है। मैंने शायद एरोज गलत बना दिए हूँ, बट स्टिल जो हमारी फोर्स है वो दोनों के सेंटर से सेंटर तक एक्ट कर रही है, ठीक है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। देन हमारे पास सेकंड सिमिलैरिटी क्या है, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। इस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो हम उस बारे में और डिस्कस करेंगे कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो आता कहाँ से एंड एक्चुअली इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। थर्ड हमारा क्या होता है, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि हमारे जो भी वर्क डन हो रहा है, सी अब अगर हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है, फोर्स हमारी किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है, तो अगर फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे तो ऑब्वियसली वर्क डन होगा, है ना। वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो वर्क डन होगा। लेकिन हमारा जो वर्क डन होगा इस केस में वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ,
ठीक है, यानी हमारा वर्क डन किस पाथ के थ्रू हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, कर्व्ड सरफेस में हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी फोर्स जो होगी वो क्या होगी, कंजर्वेटिव होगी, ठीक है। एंड देन फोर्थ क्या है हमारे पास, ऑपरेट इवन इन वैक्यूम। ये जो दोनों फोर्सेज हैं ये दोनों वैक्यूम में भी ऑपरेट करती हैं, लेकिन इनका जो बीच का मीडियम है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन एक डिफरेंस रहता है। जो हमारी डिससिमिलैरिटीज़ हैं, डिससिमिलैरिटीज़ क्या होती है इनमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उस पर मीडियम डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है, उसके हिसाब से फोर्स चेंज होती है। वैक्यूम में ऑपरेट करती है, ये सही बात है, लेकिन जो मीडियम है, मीडियम पे डिपेंडेंस भी रहता है, आपकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। हमने फॉर्मूले में देखा है, एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाती है के की, है ना। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं है, मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी मीडियम रख दो, फोर्स हमारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मास और डिस्टेंस, इन्हीं दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करने वाली है, ठीक है। देन हमारे पास सेकंड डिससिमिलैरिटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है ना। ग्रेविटी कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकती है। दो बॉडीज़, अगर दो मैसिव बॉडीज़ हैं तो कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करने वाली हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं होता, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारी सेकंड डिससिमिलैरिटी हो गई, है ना। देन हमारी जो थर्ड डिससिमिलैरिटी है वो क्या होती है कि जो ग्रेविटी है वो एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या कि कायदे से अगर देखा जाए तो अगर अभी हम लोग यहाँ अर्थ पे हैं तो हमारी अर्थ पे सन का ग्रेविटेशनल टग तो है ही है ना। हमारे नेबरिंग स्टार्स का भी काम कर रहा है, हमारे जो गैलेक्सी के दूसरे स्टार्स हैं, जो हमारा सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल है सजिटेरियस ए स्टार, उसकी ग्रेविटी भी हमको अफेक्ट कर रही है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी की भी। इनफैक्ट पूरी यूनिवर्स में हर एक मैसिव बॉडी, चाहे वो कितनी ही छोटी, कितनी ही लाइट वेट क्यों ना हो, वो इस वक्त मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं उसे अट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके और मेरे बीच का जितना भी डिस्टेंस हो, डिस्टेंस कितना भी वास्ट हो, हमारा मास कितना भी कम हो, हमारे बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक नॉन ज़ीरो फोर्स है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ग्रेविटी हमेशा चीज़ों को आपस में खींचती रहती है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव भी होती है नेचर में, ठीक है। और रिपल्सिव होने के साथ साथ एक शॉर्ट रेंज फोर्स भी है ना। आपने मैग्नेट्स देखे होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिसिटी दोनों आती है। मैग्नेट्स जब आप दूर रखते हैं तो उनमें कोई फोर्स नहीं रहती है ना, लेकिन जब आप उनको पास लेके आते हैं तो एक दूसरे को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, ठीक है। ग्रेविटी लॉन्ग रेंज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत शॉर्ट रेंज है। एंड जो लास्ट डिससिमिलैरिटी होती है इनके बीच में, अभी हमने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया हम उसी पे बिल्डअप करते हैं। आपने जब दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लेके आए तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींचे, है ना। क्यों? क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो इसका इंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ग्रेविटी के साथ ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमने फंडामेंटल फोर्सेस जितनी भी देखी हैं, ग्रेविटी उनमें सबसे ज़्यादा वीक होती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। इस वक्त मैंने मार्कर अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है। मार्कर को पूरी अर्थ इस वक्त नीचे खींच रही है, पूरी अर्थ का मास कितना होगा आप लोग सोच सकते हैं, मतलब बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ केजी होगा, मेरे को अंदाज़ा भी नहीं है मास का। लेकिन मैं सिर्फ इसे 2 उंगलियों से पकड़ा हुआ हूँ, मेरी 2 उंगलियाँ कितना फोर्स जनरेट कर रही होंगी, है ना। 1 न्यूटन से भी कम होगा अगर हम न्यूटन्स की बात करें तो। बट स्टिल अर्थ उसे नीचे नहीं खींच पा रही है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा वीक फोर्स है ना। एक छोटा सा मैग्नेट अगर हम लें और उसको आयरन फिलिंग्स के ऊपर रख दें तो तुरंत आयरन फिलिंग्स को ऊपर खींच लेगा, जबकि पूरी अर्थ उन आयरन फिलिंग्स को नीचे की तरफ खींच रही है। बट नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। अगर हम ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर ग्रेविटी हमारी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी 10 टू द पावर 19, 10 टू द पावर 19, दैट इज़ 1 विथ 19 जीरोज इन फ्रंट ऑफ इट, है ना। तो बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्पैरिटी है ये। एंड इनफैक्ट ये एक ओपन क्वेश्चन है कि जो ग्रेविटी है वो इतनी ज़्यादा वीक फोर्स क्यों है। क्योंकि जो बाकी हमारी 3 फोर्सेज है, फंडामेंटल फोर्सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया और वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, ये तीनों की जो स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब सिमिलर इन नेचर है, कंपेरेबल है एटलीस्ट। लेकिन ग्रेविटी के केस में ऐसा नहीं है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा वीक है। इसका रीज़न कोई नहीं जानता है। सो बेसिकली यही था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के टॉपिक में। सो आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ एन्जॉय एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।